नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जो है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लखनऊ से खबर सामने आ रही है। आज करल सीट पर प्रत्याशी घोषित करेगी बीएसपी। आगरा मंडल प्रभारी गोरेलाल करेंगे प्रत्याशी के नाम का ऐलान। रमेश शाक्य बुद्ध के नाम पर लगी है मुहर। तो आज बीएसपी की ओर से प्रत्याशी का ऐलान किया जाएगा। रमेश शाक्य बौद्ध के नाम पर मुहर लगी है। सपा प्रत्याशी को दाव देने के लिए बनाई रणनीति। तेज प्रताप को दाव देने के लिए रणनीति बनाई गई बीएसपी की ओर से करहल में। तो ये जानकारी सामने आ रही लखनऊ से। और रमेश शाक्य बौद्ध के नाम पर मुहर लगी है। आज करहल सीट पर प्रत्याशी घोषित करेगी बीएसपी। और आगरा मंडल प्रभारी गोरेलाल प्रत्याशी के नाम का ऐलान करेंगे। बताते चले, रमेश शाक्य बौद्ध के नाम पर इस सीट के लिए मुहर लगी है। और सपा प्रत्याशी के दावे को जो है उनके दाव को देने के लिए उन्हें ये रणनीति बनाई गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मोहम्मद आसिफ हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, बीएसपी देखें तो अब सपा और बीजेपी की तरह बीएसपी भी कतार में खड़ी है। और एक करके अब जो है बताया जा रहा है करहल सीट से अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया जा सकता है आज। आसिफ, आवाज मिल पा रही है आपको? जी बिल्कुल जी बिल्कुल। आज हम देखें, आज बीएसपी की ओर से करहल सीट पर प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया जा सकता है। इसके पहले हम देखें तो लगातार जो तमाम दल है वो उपचुनाव को लेकर पूरी तरह से सक्रिय रही है। चाहे बीजेपी की बात कर ले, सपा की बात कर ले, बीएसपी भी कतार में। देखिए, जिस तरह से उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी, बसपा और बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रही है। अगर बसपा की बात करें तो बसपा भी पूरी तरह से उपचुनाव में अकेले दम पर मैदान में उतरने का मन बना चुकी है। अगर करहल सीट की बात करें तो यहाँ पर मुलायम परिवार के करीबी सदस्य तेज प्रताप यादव को सपा ने प्रत्याशी घोषित किया है। और जिस तरह से सपा फूक फूक कर कदम रख रही है, उसे दाव देने के लिए बसपा ने भी फुल प्रूफ और मास्टर प्लान तैयार किया है कि किस तरह विपक्षियों को दाव दिया जाए। और जिस तरह से करहल सीट को लेकर एक समाजवादी पार्टी एयर बनाने का काम कर रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी प्रत्याशी को दाव देने के लिए बसपा ने भी दाव फेर दिया है। यहाँ पर रमेश बौद्ध साहब को आज प्रत्याशी घोषित किया जाएगा। कल ही मंडल प्रभारियों की एक मीटिंग हुई थी जिसमें रमेश बौद्ध साहब के नाम पर मुहर लगी थी। आज गोरेलाल जो मंडल प्रभारी हैं आगरा के, वह प्रत्याशी घोषित करेंगे, नाम का ऐलान करेंगे। जी बिल्कुल। मुलायम परिवार को दाव देना, उनको टक्कर देना बीएसपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती, क्योंकि करहल सीट की हम बात करें, अखिलेश यादव यहाँ पे लगातार सक्रिय रहे हैं। उनका आना जाना भी लगा रहा है, कार्यकर्ताओं से भी बातचीत करते रहे और अब अपने ही परिवार के प्रत्याशी को यहाँ चुनावी मैदान में उतारा। जी बिल्कुल। जिस तरह से अगर करहल सीट की बात करें तो करहल सीट पर सपा प्रमुख खुद विधायक थे। लोकसभा चुनाव में जीत के बाद उन्होंने इस यहाँ से जो है इस्तीफा दे दिया था और दिल्ली की राह पकड़ ली थी। लेकिन अपने खासम खास तेज प्रताप यादव को यहाँ पर सेट किया है। सेट इसलिए भी किया गया है कि कहीं न कहीं तेज प्रताप यादव टिकट कटने से नाराज थे। लोकसभा चुनाव में उन्हें मौका नहीं दिया गया था। लेकिन अगर वहीं बात करें बसपा के समीकरण की, तो कहीं ना कहीं बसपा जो है लोकसभा चुनाव और हरियाणा चुनाव में जिस तरह से शिखर पर पहुंची है, तो यह कहा जा रहा है कि अगर यहाँ पर लड़ाई होती है राजनीतिक, तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच कई टक्कर देखने को मिल सकती है। क्योंकि कहीं ना कहीं बसपा ने अपना विश्वास खो दिया है और बसपा लगातार जो है उसका वोटों का प्रतिशत जो है, जो ग्राफ है, धीरे धीरे गिर रहा है। हालांकि बसपा की तरफ से पूरी तैयारी की गई है रण में विजय पाने के लिए। बसपा प्रमुख मायावती जो है लगातार एक्टिव है, वहां अपने नेताओं और पदाधिकारी को सलाह भी दे रही है। और आज जिस तरह से करहल सीट पर रमेश बौद्ध साहब का नाम ऐलान किया जाएगा, इससे कहीं न कहीं टेंशन भी बढ़ सकती है। क्योंकि अगर दलित वोटों का बंटवारा हुआ तो समाजवादी पार्टी प्रत्याशी की मुश्किलें बढ़ सकती है और कहीं ना कहीं इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। और तैयारी यह है कि बसपा की हर हाल में करहल समेत
10 सीटों पर कब्जा किया जाए। और यही वजह है कि बसपा भी अब चुनावी मोड में पूरी तरह से दिखाई दे रही है। भले ही हरियाणा चुनाव में बड़ा झटका लगा, लेकिन वो अपने डैमेज कंट्रोल करने में पूरी तरह से जुट गई है और लगातार उनके पदाधिकारी कोऑर्डिनेटर पिछले चुनावों की ओर अगर रुख करते हैं, चाहे वो लोकसभा चुनाव की बात करें, विधानसभा चुनाव की बात करें, जो हरियाणा में हाल ही में संपन्न हुए, तमाम जगहों पर बीएसपी का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है। लेकिन उपचुनाव में किन किन चीजों पर अगर हम बीएसपी की बात करते हैं, मुख्य रूप से जो है ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि दलित वोट बैंक की बात करें, समाजवादी पार्टी भी उसी में जुटी हुई है और कहीं ना कहीं उन्हें समर्थन मिला था लोकसभा चुनाव के दौरान। बीएसपी भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो है दलितों को अपनी तरफ साधने में जुटी हुई, लेकिन बीएसपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती? देखिए, अगर बीएसपी की चुनौतियों की बात करें तो लगातार बीएसपी की चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं और लगातार वोटों का जो प्रतिशत है, मार्जिन है, वो लगातार घटता जा रहा है। चाहे लोकसभा चुनाव की बात करें या फिर हरियाणा चुनाव की। और इसके पहले अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो एक ही सीट पर बसपा को विजय मिली थी। लेकिन अब जिस तरह से चुनावी समीकरण साधने में बसपा प्रमुख मायावती जुटी हुई हैं, उनका खास उद्देश्य है कि वह दलित, मुस्लिम और पिछड़े वोटों को समेटकर अपनी चुनावी बैतरणी पार लगाए और अपनी खोई हुई ताकत और वजूद पा सके। लेकिन जिस तरह से दलित पिछड़ा वोटों पर समाजवादी पार्टी की भी नजर है, क्योंकि समाजवादी पार्टी पीडीए फार्मूले पर चलकर चुनाव जीतना चाहती है, वहीं बसपा पीडीएम फार्मूला अपना रही है। फार्मूला का नाम भले अलग हो, लेकिन जो वोटर है, जो वोट बैंक है, दोनों की एक ही है। ऐसे में अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का सॉलिड और सगा हुआ वोट है। अगर दोनों के बीच वोटों का बंटवारा होता है तो इसका नुकसान बसपा को भी होगा और समाजवादी पार्टी का भी होगा। तो खास नजर दलित पिछड़ा वोटों पर है, बसपा प्रमुख मायावती की भी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव के भी। और अब इस रण में कौन कामयाब होता है, चुनावी अखाड़े में तमाम पार्टियां उतरी हुई है और बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस सहित अब बीएसपी भी इस रण में कितना कमाल कर पाएगी ये देखना होगा। फिलहाल प्रत्याशी के नाम के जो है ऐलान करने की जो घोषणा की गई है, अब उसका इंतजार है। बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। और वहीं बढ़ते आगे, लखनऊ से एक और जानकारी सामने आ रही, सियासी ताकत बढ़ाएगी कांग्रेस, सोशल मीडिया के जरिए ताकत बढ़ाएगी कांग्रेस। उपचुनाव वाले 10 विधानसभा क्षेत्रों में करेगी प्रयोग। बूथ स्तर पर एक एक बूथ लेवल एजेंट बनाए जाएंगे। हर विधानसभा में 300 लोग भी तैनात किए जाएंगे। तो सोशल मीडिया के जरिए अब कांग्रेस पार्टी अपनी ताकत बढ़ाएगी। हर विधानसभा में 300 लोग तैनात किए जाएंगे, बूथ लेवल एजेंट बनाए जाएंगे। तमाम बूथ स्तर पर एक एक बूथ लेवल एजेंट जो है वो बनाए जाएंगे विधानसभा क्षेत्रों में। जो है अब उपचुनाव वाले 10 विधानसभा क्षेत्रों में जो है प्रयोग करेगी कांग्रेस पार्टी। सोशल मीडिया के जरिए अपनी पूरी ताकत बढ़ाने की कोशिश में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी तो उपचुनाव वाले 10 विधानसभा क्षेत्रों में अब देखिए कांग्रेस की पूरी नजर और लगातार मोहम्मद आसिफ हमारे साथ बने हुए। आसिफ, अब कांग्रेस भी पूरी जोर शोर से जो है उपचुनाव की तैयारी में और अब सोशल मीडिया पर खासी नजर देखिए कांग्रेस पार्टी की अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश में। जी बिल्कुल, जिस तरह से बीजेपी, सपा और बसपा चुनावी मोड में है और उसी की तरह कांग्रेस भी अब जो है पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को भी गठबंधन के साथ बड़ी सफलता हाथ लगी थी। उपचुनाव है और उपचुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर भले ही पेच फंसा हुआ है, अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच, लेकिन अपनी पूरी तैयारी कांग्रेस ने कर रखी है और कांग्रेस ने पर्यवेक्षक भी सभी 10 सीटों पर नियुक्त किए हैं। और अगर बात करें अब ताजा अपडेट की, तो सोशल मीडिया के जरिए कांग्रेस ने सियासी ताकत बढ़ाने का पूरी तरह से प्लान तैयार कर लिया है। उपचुनाव वाले 10 विधानसभा क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाएगा और बूथ स्तर पर एक एक बूथ लेवल एजेंट भी बनाए जाएंगे और साथ ही साथ हर विधानसभा में 300 लोग तैनात किए जाएंगे। तो यह बड़ी तैयारी कही जा रही है। आसिफ, हम बात करें तो जिस तरीके की तैयारियों की बात कांग्रेस पार्टी की ओर से कही जा रही है, कितना फायदा हो पाएगा इसका और
क्या अंजाम देखा जाएगा। सोशल मीडिया के जरिए अगर हम बात करें तो राजनीतिक दल काफी जो है सहारा लेती है इसका, और कहीं ना कहीं काफी हद तक फायदा भी मिलता है। अब जो है कांग्रेस भी सोशल मीडिया के जरिए अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश में है। विधानसभा उपचुनाव सीटों की बात करें तो उपचुनाव में इसका कितना फायदा। देखिए, जिस तरह से कांग्रेस अपने जो है सोशल मीडिया और जो उनके नेता हैं पूरी तरह से एक्टिव कर रही है कि कांग्रेस ने, और यह सभी नेता और कार्यकर्ता किसी भी घटना या फिर किसी भी हादसे पर जो है एक्टिव हो जाते हैं, मौके पर पहुंचते हैं। तो यह कहा जा सकता है कि जो आगे की रणनीति है सोशल मीडिया के जरिए और साथ ही साथ बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं की तैनाती की, तो कांग्रेस पूरी तरह से समझ चुकी है कि जब उसके संगठन का दायरा अगर बढ़ा रहेगा और एक रणनीति के तहत काम किया जाएगा तो इसका सीधा फायदा भी मिलेगा चुनाव में। और उपचुनाव को लेकर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से एक्टिव है और माना यह भी जा रहा है कि सीट शेयरिंग में अगर बात बनती है तो कुछ सीटों पर जिस तरह से कांग्रेस अपने प्रत्याशी भी उतारेगी और समाजवादी पार्टी से कंधा मिलाकर जो है सीटों को जीतने में ताकत होगी, और यही जीत के लिए जो है कांग्रेस पूरी तरह से एक्टिव है और सोशल मीडिया के साथ शहजादों की जोड़ी जो है वो जरूर लोकसभा चुनाव के दौरान जंग लाई थी, लेकिन अब तक उपचुनाव की हम बात करते हैं, अभी तक समन्वय नहीं बन पाया है सपा और कांग्रेस के बीच। क्या लगता है, अनुमान क्या है, क्या अब आगे जो है सीटों पर सहमति बन पाएगी, क्योंकि कई दफा बातचीत भी हुई सीट शेयरिंग को लेकर, लेकिन सहमति नहीं हो पा रही है। देखिए, जिस तरह से अगर हरियाणा और जम्मू कश्मीर की बात करें तो कांग्रेस ने साफ तौर पर सपा को सीट देने से मना कर दिया, लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का रवैया है, उनका जो बयान पिछले दिनों आया है कि गठबंधन बरकरार रहेगा, तो कहीं न कहीं राहुल गांधी से सपा प्रमुख अखिलेश यादव की सीट शेयरिंग को लेकर बात भी हो चुकी है। और इस बात का पुख्ता सबूत यह है कि अभी तक समाजवादी पार्टी ने सिर्फ 6 सीटों पर ही प्रत्याशी घोषित की है, क्योंकि 5 सीटों की कांग्रेस ने डिमांड कर रखी थी। हालांकि 6 सीटों पर जिस तरह से सपा ने अपने प्रत्याशी उतार दिए है, बाकी बची 4 सीटों को लेकर अब मंथन होगा। और यह कहा जा सकता है, जिस तरह से बयान आ रहे हैं समाजवादी पार्टी के, कि 2 लड़कों की जोड़ी एक बार फिर उपचुनाव में प्रचार करती देखी जा सकती है। हालांकि पेच कई फंसे हैं जिनको हल करना है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं को आपस में बैठकर। बिल्कुल आसिफ, तो देखना होगा कि क्या अब फिर से इस उपचुनाव में इन दोनों शहजादों की जोड़ी काम कर पाती है, या फिर अन्य राज्यों में हुए चुनाव की तरह इस बार भी दोनों ही पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ तमाम जानकारी के लिए। और बढ़ते आगे, रांची में कई जगहों पर ईडी की छापेमारी। आईएएस मनीष रंजन समेत कुल 20 ठिकानों पर रेड की गई है। झारखंड सरकार के मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी गिरफ्त में। टेंडर घोटाले से जुड़े मामले में छापेमारी जारी है। मंत्री और उसके संबंधियों के यहां छापा। रांची और चाईबासा में ईडी छापेमारी कर रही है। तो रांची से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही। झारखंड सरकार के मंत्री भी इसके गिरफ्त में है और कई जगहों पर ईडी की छापेमारी जारी। आईएएस मनीष रंजन समेत कुल 20 ठिकानों पर जो है छापेमारी जारी है। मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी इस ईडी की छापेमारी की गिरफ्त में है, झारखंड सरकार के मंत्री। और बताते चले 20 जगहों पर छापेमारी ईडी की ओर से। तो ये बड़ी जानकारी रांची से सामने आ रही है और टेंडर घोटाले से जुड़े मामले में छापेमारी ईडी की ओर से। मंत्री और उनके सहयोगियों के यहां भी छापेमारी ईडी की ओर से जांच जारी है। और साथ ही साथ बात करें तो रांची और चाईबासा में ईडी छापेमारी कर रही है। तो रांची में कई जगहों पर ईडी की रेड और 20 जगह बताए जा रहे हैं जहां छापेमारी जारी है। आईएएस मंत्री समेत कई लोग इस रेड की चपेट में हैं और अलग अलग जगहों पर छापेमारी ईडी की जारी है। मंत्री मिथिलेश ठाकुर सहित आईएएस अधिकारी के यहां जो है ईडी की छापेमारी जारी है। रांची से एक और बड़ी जानकारी सामने आई। झारखंड चुनाव में वीआईपी की एंट्री। मुकेश साहनी की पार्टी की हुई एंट्री। विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ने का ले सकती है फैसला पार्टी।
तो रांची से ये बड़ी जानकारी, झारखंड चुनाव में अब वीआईपी की एंट्री। विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ने का फैसला पार्टी ले सकती है। मुकेश सहनी की पार्टी की एंट्री अब झारखंड की सियासत में। तो रांची से ये बड़ी जानकारी। और बढ़ते हैं आगे, दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की सुरक्षा बढ़ाई गई। गृह मंत्रालय से मिली सीआरपीएफ सिक्योरिटी। दिल्ली से ये बड़ी जानकारी, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और गृह मंत्रालय से सिक्योरिटी मिली है और इसी के तहत सीआरपीएफ सिक्योरिटी चिराग पासवान की बढ़ाई गई है। गृह मंत्रालय से सीआरपीएफ सिक्योरिटी चिराग पासवान को और अब उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर सामने आ रही, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की सुरक्षा बढ़ाई गई। और बढ़ते आगे, महाराष्ट्र के संभाजी नगर में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने एक विशेष समुदाय को वोट बैंक बनाने के लिए इसे मुस्लिम अफेयर मिनिस्ट्री बनाकर रख दिया था। उस समय उन्होंने नियम बनाया कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष सिर्फ मुस्लिम ही हो सकते हैं। ये गैर असंवैधानिक है। और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। 6 अल्पसंख्यक समुदाय है, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी। 6 समुदाय को एक साथ लेकर चलने के लिए देश भर में जो कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ सबका विकास, एक भारत श्रेष्ठ भारत का मंत्र लेकर के चल रहा हूं। उसी के कड़ी में महाराष्ट्र में मेरा काम चल रहा है। हमारा सरकार आने से पहले हमारे अल्पसंख्यक मंत्रालय को, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को, कांग्रेस पार्टी ने एक विशेष समुदाय को वोट बैंक बनाने के लिए मुस्लिम अफेयर्स मिनिस्ट्री बना के रख दिया था। उस समय उन्होंने रूल में बनाया कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज का अध्यक्ष सिर्फ मुस्लिम ही हो सकते हैं। तो ये कितना गैर संवैधानिक है। बाबा साहब बी आर अम्बेडकर जी का इक्वालिटी का जो मंत्र है उसका भी विरोध है। हम सब बराबर है। और जो 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी का देखभाल करने के लिए यह मंत्रालय का गठन हुआ, उसमें बाकी जो 5 समुदाय हैं उनको दरकिनार किया गया है। इसका नुकसान सबको हुआ है। सबसे बड़ा नुकसान तो मुसलमानों को हुआ है, क्योंकि मुसलमानों को वोट बैंक के नजर से कांग्रेस ने स्थापित किया है। कोई भी समुदाय जब वोट बैंक बन जाता है उसका बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि जब चुनाव होता है तो कांग्रेस पार्टी कहता है कि 15% मुस्लिम वोट तो अपने को मिलना ही है, इसलिए उसके बारे में कुछ करने का जरूरत नहीं है, बाकी को विभाजित करो, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करके वोट हासिल करना है। ये कांग्रेस का नीति रहा है। तो मुस्लिम को वोट बैंक बना करके मुसलमानों को भी नुकसान पहुंचाया और देश को भी नुकसान पहुंचाया है। उसको ठीक करने के लिए जब मुझे अल्पसंख्यक मंत्रालय का जिम्मेदारी दिया, हमने सबसे पहले कहा कि हमारे लिए सब बराबर है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। भारत देश में सब बराबर नागरिक है और सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए। भारत देश में सबसे बड़ा बौद्ध समुदाय महाराष्ट्र में है। बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने जब बौद्ध धर्म को अपनाया दीक्षा भूमि में विजयदशमी के दिन, उसके बाद लाखों लोगों ने उसके साथ में बौद्ध धर्म को अपनाया है। तो महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा संख्या है। मैं खुद एक बौद्ध हूं, मैं हिमालय से आता हूं, उत्तर राज्य का हूं।
और बहुत सालों से पार्लियामेंट में हूं और कई पोर्टफोलियोज हमने संभाले हैं। हमने कभी भी किसी को नजरअंदाज नहीं किया। हमने कोई विभाजित, कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे समाज टूटे। इसलिए कांग्रेस ने जो गलत नीति अपनाया है उसको सीधा करने के लिए हम आ रहे हैं। हमने ये निर्णय किया है कि महाराष्ट्र के अंदर में मुसलमान को भी साथ में लेकर के, लेकिन जो बाकी 5 जो समुदाय है, खास करके बौद्ध है, जैन है, सिख भी है महाराष्ट्र में, पारसी है और जैन। पारसी कम्युनिटी बहुत छोटा है लेकिन हम वोट बैंक नजर से नहीं देखते हैं, इसलिए पारसी को भी आगे बढ़ाने के लिए हमने जियो पारसी कार्यक्रम किया है। और खबर रायबरेली से है, जहां दो भाइयों के बीच मामूली विवाद को लेकर जमकर मारपीट हो गई, जिसके बाद बड़े भाई ने छोटे भाई को चाकू मारकर घायल कर दिया। घायल को स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो बड़े भाई ने जो है भाई को जमकर पीटा और फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। रायबरेली का यह मामला बताया जा रहा है, जहां दो भाइयों के बीच खूनी संघर्ष। और यूपी के बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान बवाल हो गया। जुलूस के दौरान कुछ लोगों ने नारे लगाए। इसके बाद एक समुदाय विशेष के लोगों ने पथराव और फायरिंग कर दी। फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई, जिससे तनाव को और बढ़ावा मिल गया और इस दौरान भगदड़ में कई लोग घायल भी हो गए। घटना के बाद हिंदूवादी संगठनों ने जिले में जगह जगह प्रतिमा विसर्जन रोककर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। वहाँ से मुस्लिम क्षेत्र से गुजरते हुए तनाव की स्थिति एक व्यक्ति पर हमला किया गया से जिसकी मृत्यु। इसी के बाद ये तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई। इसके तत्काल प्रशासन द्वारा पुलिस द्वारा कार्रवाई अमल में लाई गई। वहाँ पे लगभग 25 से 30 लोगों को पुलिस हिरासत में ले लिया गया और सभी जगह जहाँ पे डिस्टर्बेंस हुआ स्थिति को बहुत तेजी से नियंत्रण में लाया जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सभी जगह अब विसर्जन दोबारा शुरू हो गया है। पर्याप्त पुलिस बल उसके साथ लगाया गया है। अब सभी लोग मौजूद रहेंगे, सुनिश्चित करेंगे कि कहीं पे भी किसी के विसर्जन में कोई बाधा न आने पाए। साथ ही जो भी उपद्रवी है जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में इस तरह की डिस्टर्बेंस को कॉज किया पुलिस द्वारा सभी जगह विस्तृत इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की गई और सभी इस तरह के राजक तत्वों को आइडेंटिफाई करके उनके विरुद्ध ठोस कार्रवाई की जाएगी और ये विसर्जन समाप्त करने के बाद तत्काल हमारी धरपकड़ की कार्रवाई प्रारंभ हो जाएगी। अयोध्या में समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में अजीब सा नजारा सामने आया, जहां पार्टी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। यह घटना सर्किट हाउस में समाजवादी प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल के कार्यक्रम के दौरान हुई, जहां कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक और गाली गलौज हुई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खबर सिद्धार्थनगर से, जहां ट्रक की चपेट में आने से युवक की दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि युवक मूर्ति विसर्जन करके लौट रहा था और तभी बड़ा हादसा हो गया। सूचना पर पहुंची बाजार की पुलिस शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।